Welcome to Smart Shala. Today we will discuss about ions, which is from the third chapter, जो chemistry का third chapter है 9th class का atoms and molecules, उसका second part है. इसके पहले वाले वीडियो में हमने atoms and molecules के बारे में पढ़ा था, elements, compounds, atoms, molecules, उनके बारे में पढ़ा था, उनके फॉर्मूला ये सब पढ़ा था. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में. आयंस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये जैसे कि हम जानते हैं कि एक एटम होता है, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और उसके अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अराउंड शेल्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद की, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. उसके बाद की शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और उसके बाद फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन. इसके बाद का हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना ही है हमारे पास. तो जैसे कि फर्स्ट शेल जब कंप्लीट हो जाती है, जैसे अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. उसके बाद जो बच गया वो सेकंड शेल में जाएगा. जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो सेकंड शेल में जाएगा. सिमिलरली किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो फर्स्ट शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. जब फर्स्ट शेल भर गई तब सेकंड शेल में जाएंगे. बाकी के बच गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो सेकंड शेल में जाएंगे. सिमिलरली अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी फिर सेकंड शेल. तो अब सेकंड शेल कंप्लीट हो गई तो और कोई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बचा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. अगर किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जब सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड शेल फिल हो जाएगी, फिर जो बच गए इलेक्ट्रॉन वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे. तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन तो वो नेक्स्ट शेल में जाएगा. तो इस तरह से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है शेल्स में. तो अब हम देखेंगे कि अगर सपोज हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किसी भी कोई भी एटम्स होते हैं तो उनकी ये टेंडेंसी रहती है कि उनकी जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहे. तो अगर जैसे फर्स्ट शेल ही उनकी आउटरमोस्ट शेल है, जैसे कि अगर उनके पास एक ही शेल है तो फिर फर्स्ट शेल ही आउटरमोस्ट शेल रहेगी, तो उस टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स से वो फिल हो जाएगी. फिर अगर सेकेंड शेल आउटरमोस्ट शेल है तो वो चाहेंगे कि उनकी सेकेंड शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी कि उनकी सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो. अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर या इलेक्ट्रॉन्स को देकर शेल को कंप्लीट कर लें. तो वो मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. एटम्स को स्टेबल रहने के लिए उनकी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट होना जरूरी है. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल सोडियम. सोडियम के पास हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली साइड बाय साइड एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया क्लोरीन. क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो लेट अस फिल द शेल्स. जैसे सोडियम के हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम देखते हैं इसको अदर कलर लेकर. तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 10, टोटल 10 हो गए. उसके बाद इसमें आएगी एक और थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में उसके आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 8 एंड 1. इस तरह से आए उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या होगा, फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्लोरीन के पास बच जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट फिल होती है. तो या तो आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल हो, या तो उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हाफ फिल्ड. कंप्लीटली फिल्ड के बाद हाफ फिल्ड जो ऑर्बिट होती है आउटरमोस्ट शेल की,
तो वो स्टेबल मानी जाती है। तो या तो उसके पास हो 4 इलेक्ट्रॉन्स, किसी के पास या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो स्टेबल रहेगा आउटरमोस्ट शेल में। सेकंड शेल अगर आउटरमोस्ट शेल है या थर्ड शेल आउटरमोस्ट शेल है तब तो क्या होगा, जैसे 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर किसी की आउटरमोस्ट शेल में, जैसे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 वाले को अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 वाले को अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 वाली को अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा 4 वाला तो जिसके पास 4 है आउटरमोस्ट शेल में, चलो वो उसको तो फिर भी वो स्टेबल रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद 5, 6 एंड 7 वाला, क्योंकि 4 वाला तो स्टेबल है एंड 8 वाला तो स्टेबल है, तो इनको कुछ जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने की। उसके बाद आया 5 वाला, जो 5 वाला है जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, 6 वाले को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 वाले को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स शेल। तो अब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो जिनके पास लेस देन हाफ है यानी 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दें या 2 इलेक्ट्रॉन दे दें या 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो भी वो स्टेबल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई देने की बजाय ये कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा कि वही इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दे, तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि तब आउटर मोस्ट शेल उसकी सेकंड शेल हो जाएगी, यानी कि 2, 8 हो जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, तब तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे में सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा। तो अब सोडियम के पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, लेकिन सोडियम के प्रोटॉन्स तो अभी भी, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स उसके 11 ही है, तो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज सोडियम के पास अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने 1 दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन अभी नेगेटिव चार्ज उसके पास 10 है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज 10 है और पॉजिटिव चार्ज 11 है, तो टोटल 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो सोडियम Na+ बनाएगा, जो कि होता है पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस कहलाते हैं कैट आयंस, तो सोडियम बनाएगा कैट आयन, क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली जो क्लोरीन है, यहाँ पर हम क्लोरीन को देख रहे हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो क्लोरीन हो जाता है स्टेबल। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन के पास अब हो जाएंगे, अगर क्लोरीन ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन के पास हो जाएंगे अब 2, 8, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, तो अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 8। तो अब देखो क्लोरीन के प्रोटॉन्स तो क्लोरीन के पास है, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज तो 17 है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो गए 18। तो पॉजिटिव चार्ज था 17, नेगेटिव चार्ज हो गए 18, तो 1 नेगेटिव चार्ज उसके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो क्लोरीन जो बनाएगा -1 नेगेटिव आयन बनाएगा, तो नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस, तो ये बन जाएगा एनायन, तो क्लोरीन बना देगा एनायन। तो इस तरह से आयंस बनते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए, एटम को स्टेबल होने के लिए वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है। कंप्लीट करने के लिए अगर तो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो अपने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देकर तब स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इनर शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तभी तो वो नेक्स्ट शेल में गए थे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर किसी के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं,
बल्कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर तब स्टेबल होगा। तो जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है वो कहलाते हैं नेगेटिव आयंस यानी एनायंस। जो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबल होते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस। तो जैसे कि ऑल मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली मेटल्स बनाते हैं पॉजिटिव आयंस, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं नेगेटिव आयंस। तो उसके बाद जैसे कि आयंस बन जाते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आयंस के। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव आयंस के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे Na+ हो गया, ये तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, K+ हो गया, NH4+ हो गया। तो इस तरह से पॉजिटिव आयंस बन सकते हैं, जैसे Fe2+ हो गया, Zn2+ हो गया, Fe2+ हो गया। तो ये अपने जैसे Al3+ हो गया, एल्यूमिनियम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबल होगा। तो इसी तरह से हम नेगेटिव आयंस के भी एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन। ये तो हमने क्लोरीन अभी एग्जाम्पल देखा, इसी तरह ब्रोमीन भी, फिर इसी तरह से OH आयन, फिर इसी तरह से CO3 जो है वो 2- है, इसी तरह SO4 2- है, इसी तरह PO4 3- है। तो यानी कि PO4 ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबल हुआ, CO3 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर स्टेबल हुआ, OH ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस तरह से वो स्टेबल होने के लिए उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएंगे। सिंगल पॉजिटिव आयंस है, ये डबल पॉजिटिव आयंस है, इसमें 3 पॉजिटिव, इसमें 3 हो गया, ये भी मोनो, डाई भी इसमें होंगे, ये ट्राई होंगे। तो ये मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, इस तरह से ये आयंस बन जाएंगे। तो इन्हीं आयंस से जो कंपाउंड्स बनते हैं, इन आयंस से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन Na ने दे दिया, और उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर वो बन गया Na+ आयन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, और क्लोरीन ने बना दिया क्लोरीन 1- आयन। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो Na+ और क्लोरीन माइनस दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये बना देंगे NaCl। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा है जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स बनाते हैं पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस, और नॉन मेटल्स बनाते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल्स बनाते हैं नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से जब कंबाइन होके बनते हैं वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो सिमिलरली जैसे कि हमने बताया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से मिलके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के। जैसे हमने पढ़ा NaCl, फिर हम बता सकते हैं NH4Cl, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे CuSO4। इन सब में हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव आयन का पार्ट होता है, और सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव आयन का पार्ट होता है। तो पॉजिटिव आयन हम देखेंगे सब मेटल्स हैं, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। तो इसी तरह से बन जाएगा MgO, इसी तरह से बनता है CaO, इसमें अगेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ये बना है CaCl2। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं।
तो जो कि मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बने। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अब आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनका फॉर्मूला भी होगा, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा NaCl, तो वो होता है कि जो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस है, जैसे हमारे पास था सोडियम आयन और हमारे पास था क्लोरीन आयन, इनके कॉम्बिनेशन से जो सिंपलेस्ट कंपाउंड बना वो है NaCl। तो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, जिससे कि अब क्योंकि NaCl इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, Na पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, जब वो कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं तो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कहलाता है फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट जैसे कि हो गई NaCl सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ न्यूट्रल कंपाउंड है, आयनिक से जो न्यूट्रल बने। इसी तरह एक आयनिक कंपाउंड है NH4 2SO4, तो ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड है। उसका जो सिंपलेस्ट है, जो मोस्ट बेसिक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल यूनिट है, वो कहलाती है फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ना फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड में इसका जो मास होगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा, उसको अगर हम कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 कर दें, यानी इसको कार्बन 12 एटम से रिलेटिव फाइंड कर लें, यानी कि द रिलेटिव मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड with respect to carbon 12 atom, relative mass of this formula unit, जैसे NaCl का मास अगर हम निकालें, वो NaCl का मास अगर हम कार्बन 12 एटम के मास से कंपेयर करेंगे तो वो बन जाएगा मास ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl के फॉर्मूला का मास अगर कार्बन 12 से कंपेयर करके बनाए तो वो बना देगा NaCl का फॉर्मूला का मास। जैसे हमें पता है Na का एटॉमिक मास है 23 यूनिट, उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि NaCl का जो मास होगा वो होगा 23 + 35.5, यानी कि वो होगा इक्वल टू 58.5 यूनिट। तो हम कह सकते हैं NaCl का मास आया 58.5 यूनिट, जो कि उसका फॉर्मूला मास कहलाता है। तो आयनिक कंपाउंड है NaCl, उसके फॉर्मूला का जो मास आता है वो कहलाता है फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर हमें केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का लिखना हो तो केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? तो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं, वो होता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या देता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, विच एटम्स आर देयर एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स हैं, किस किस एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में, और कितने कितने एटम्स किस किस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, वो कहलाता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का ये एक फॉर्मूला है। इस वाटर है, उस वाटर के कंपाउंड का फॉर्मूला है H2O। H2O के ये दिस इज द फॉर्मूला जो कि बताता है कि इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन 1 एटम है और हाइड्रोजन 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो यानी कि H2O जो फॉर्मूला है वो बताता है
कि इसमें कौन कौन से दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम्स हैं। तो ये इससे पता चलता है कि ये एक केमिकल फॉर्मूला है। तो जैसे हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। सिमिलरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं दो नॉन मेटल्स के बीच हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल्स एटम्स होते हैं। जैसे HCl है, इसमें H भी नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल है। तो ये जो कंपाउंड है HCl, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसमें दो नॉन मेटल के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, दो नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है। और अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो वो कहलाता है, जैसे NaCl, वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में दो नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं। तो हम इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। CCl4 मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, CO2, CO, PCl3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, क्योंकि उसमें दोनों जो कंबाइनिंग एंटिटीज हैं, दोनों एटम्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के हैं, तो इसीलिए ये कहलाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। उसके बाद हम, जैसे हमको पता है कि जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है H2O, तो H2O में हमें जो नंबर ऑफ एटम है वो हमें इस प्रीफिक्सेस से बताना होता है कि H2O, और उसको हम बोलते कैसे हैं। जैसे कि हमने वाटर को बोला H2O, इसी तरह से अगर हम बात करें CO2, तो CO2 के आगे हमने ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं उसके नाम में लगाना पड़ता है। जैसे हम लिखते हैं कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बताता है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है डाई, ये हमें बताता है कि उसके नेम से प्रीफिक्स, उसके नेम में प्रीफिक्स डालना पड़ता है। प्रीफिक्स हमें बता देगा कि कितने उसके अंदर एटम्स हैं किसके। जैसे कि CCl4 है, CCl4 को हम बोलेंगे कार्बन, C है कार्बन, और क्लोराइड के 4 एटम्स हैं तो इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोराइड। तो ये जो टेट्रा है ये एक प्रीफिक्स के फॉर्म में, हमको ये जो 4 एटम्स हैं उसको एक प्रीफिक्स के फॉर्म में क्लोरीन के आगे हमें लिखना होता है। तो इस तरह से हम कंपाउंड के फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब अगर हमको फॉर्मूला के जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उसके फॉर्मूला लिखना हो तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा। जैसे हमें दिया हुआ है कि 2 कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फर, तो हमें बताना है कि ये किस तरह से कंबाइन होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर हम लिखते हैं सल्फर, फिर हम उनकी वैलेंसीज लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की वैलेंसी है 2, उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखते हैं। फिर हम उन वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हैं, यानी कि जो 2 है वो हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा सफिक्स के फॉर्म में, और 1 जो है वो S के नीचे आ जाएगा सफिक्स के फॉर्म में। तो ये H2S1 होता है, बट 1 वाले को हमने लिखना नहीं होता, तो ये सिंपली H2S हम लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि H2S1 को 1 को हमने रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, तो 1 का वो अंडरस्टूड होता है, तो ये बन जाएगा H2S। सिमिलरली अगर हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कोई कंपाउंड फॉर्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर हमें दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड फॉर्म करना है तो हम कार्बन की वैलेंसी लिखेंगे 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे 2, उसके बाद हम जब वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा C2O4, बट हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है रेशियो का,
तो लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो ये बन जाएगा C1O2। बट अगेन 1 को हमें लिखना नहीं होता तो ये बन जाएगा CO2। तो इसी तरह से हम बहुत सारे एटम्स जो हैं उनसे कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई कंपाउंड बनाने को दिया है, जैसे C और Cl के बीच में कंपाउंड बनाने को दिया है, हमारे पास है C, हमारे पास है Cl। C की वैलेंसी लिखेंगे हम 4, क्लोरीन की हमें पता है 1 है। फिर जब हम वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे तो C1 Cl4 यानी कि CCl4, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CCl4। इसी तरह से अगर हमको और कंपाउंड्स फॉर्म करने को देंगे, अगर हमें कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना है, जैसे सपोज हमको दिया है कोई अननोन कंपाउंड दिया है, तो हम उसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं इसी तरह से कि जैसे अगर हमें दिया हो कि कोई किसी चीज का ऑक्साइड है और वैलेंसीज दिए हो, जैसे X कोई कंपाउंड दिया है, उसका ऑक्सीजन के साथ हमने कॉम्बिनेशन करना है। X की हमें वैलेंसी दी है 3 और O की वैलेंसी हमें पता है 2, तो हम इस तरह से जब क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा X2O3। तो X2O3 जब हम देखेंगे तो ये एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका कि उस ऑक्साइड की वैलेंसी, उसका फॉर्मूला है X2O3। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन जो भी है एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं दिए हुए हैं, तो उनका हम फॉर्मूला इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसे तो जो मोनोवेलेंट होते हैं कैटायंस, मोनोवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस, अब हम वो देखते हैं कि मोनोवेलेंट कैटायंस कौन से होते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोनोवेलेंट। नाउ कैटायंस हैं, कैटायंस कौन से होते हैं, कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो हम लिखेंगे कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और वो मोनोवेलेंट है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर होगा वो होगा, तो जैसे हो गए H+, Li+, कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। NH4+, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, Ag+, Cu+, तो हम इस तरह से ये एग्जांपल दे सकते हैं, उनके ऊपर सिंगल चार्ज होगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके अलावा अगर हमें कोई कहे डाइवेलेंट, तो हम डाइवेलेंट के नाम लिख सकते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस। जैसे मैंने पहले भी बताया था, डाइवेलेंट कैटायंस में हम लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, Mg2+, Ca2+, Ba2+, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। तो ये डाइवेलेंट कैटायंस हो गए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ट्राइवेलेंट कैटायंस, तो ट्राइवेलेंट कैटायंस में हो गए, मैं यही लिख लेती हूँ, ट्राइवेलेंट में भी हम कुछ कितने सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं ट्राइवेलेंट में भी, जैसे कि हो गए एल्यूमिनियम हो गया, हमने पहले भी बताया एल्यूमिनियम 3+ हो गया, फिर Fe हो गया 3+। 3+ का मतलब है कि इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए। मोनोवेलेंट कैटायन यानी कि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुए। डाइवेलेंट कैटायन यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुए हुए। और ट्राइवेलेंट कैटायन यानी कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुए हुए। इसी तरह से अगर हम बात करें एनायंस की, तो मोनोवेलेंट एनायंस कौन से हो गए, ये नेगेटिव वाले जो हो गए वो एनायंस कहलाते हैं, और ये मोनोवेलेंट एनायंस हो गए। मोनोवेलेंट एनायंस में आ गए H-, F-, Cl-, ब्रोमीन-, आयोडीन-, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आ गए। सिमिलरली हम ले सकते हैं डाइवेलेंट एनायंस जो कि 2 नेगेटिव, जिनके पास 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज में आ जाते हैं हमारे O2-, S2-, SO3-2- एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम कुछ भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं।
सिमिलरली ट्राइवेलेंट आ गए। ट्राइवेलेंट के हम बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ट्राइवेलेंट यानी 3- वाले ट्राइवेलेंट n आयंस हो गए, उसमें N3- हो गया, उसमें हो गया P3-, PO4 3-, ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। तो ये मोनो, डाई और ट्राई एनायंस है और मोनो, डाई और ट्राई कैटायंस है। ये कैटायंस है मोनो, डाई और ट्राई, और ये एनायंस है मोनो, डाई और ट्राई। तो इस तरह से अब हमको आयंस के बारे में एक पिक्चर क्लियर हो गया। तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला भी सेम उसी तरह से लिख सकते हैं। फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स लिखे थे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखे थे, उसी तरह हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास Na है और हमारे पास CO3 है, तो Na की वैलेंसी है 1+, CO3 की वैलेंसी है 2-, तो ये अगेन क्रॉस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा Na2CO3। सेम उसी तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर हमको कोई बोले, अगर हमको कोई कहे कि Mg और Cl का लेना है, तो हम लेंगे Mg, हम लेंगे Cl, तो Mg की वैलेंसी है 2+, Cl की वैलेंसी है 1-, तो ये वैलेंसीज इसमें भी इसी तरह से क्रॉस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा MgCl2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमें बनाना है इसी तरह से, अगर हमें बनाना होगा, सपोज SO4 का बनाना है, सपोज Al एंड SO4 का बनाना है, हमें पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+ और SO4 की वैलेंसी हो 2-, तो इस तरह से क्रॉस होके ये बन जाएगा Al2SO4। नाउ इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 सफिक्स आ गए, Al2SO4 3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी आयनिक कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं तो हम उनके भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्टी है, कुछ भी आपने पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मासेस के बेस पर। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स। जैसे ही नए वीडियोस आएंगे तो अपडेट आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो भी आपके पास कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कमेंट्स अपने, जिससे कि और अगर आपको कुछ और चाहिए या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको उनके बारे में बता सकती हूँ, उनके लिए वीडियो बना सकती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग।